नमस्कार। भारत की न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़े बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव पर बात करते हैं। सोचिए, एक ऐसा कानून जो 150 साल से भी ज्यादा पुराना था, उसे अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। ये सिर्फ कुछ धाराओं का फेरबदल नहीं, ये न्याय के एक पूरे दौर का अंत है और एक नए दौर की शुरुआत। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। आज हम इस बड़े टॉपिक को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले देखेंगे कि इस नए युग की शुरुआत कैसे हुई, फिर जानेंगे कि ये नया कानून बीएनएस आखिर है क्या, इसमें सबसे बड़े बदलाव कौन-कौन से हैं, पुराने और नए कानून की सीधी तुलना करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि हमारे देश में न्याय का भविष्य कैसा दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक बदलाव की। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बनाया गया था, वो अब इतिहास बन चुका है। 160 से भी ज्यादा सालों तक ये भारत का मुख्य क्रिमिनल लॉ रहा, लेकिन अब इसकी जगह एक बिल्कुल नए कानून ने ले ली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने पुराने और जमे जमाए कानून को बदलने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? जरा सोचिए, वो कानून तब बना था जब ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन, और साइबर क्राइम जैसा शब्द तो किसी ने सुना भी नहीं था। और एक और बड़ी वजह थी, पुराना आईपीसी एक औपनिवेशिक विरासत थी, जिसे उस वक्त नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, जबकि नए कानून का मकसद नागरिकों को न्याय देना है। और इन्हीं सब जरूरतों का जवाब है भारतीय न्याय संहिता। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है, बल्कि ये न्याय के लिए एक नया ब्लूप्रिंट है, जिसे आज के भारत की जरूरतों को दिमाग में रखकर तैयार किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएस कह रहे हैं, ये अब भारत का ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है। 1 जुलाई 2024 से ये जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में लागू हो चुका है। इसने पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी 1860 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। इस नए कानून के लक्ष्य सिर्फ सजा देने तक सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा मकसद समाज में न्याय और सुरक्षा का माहौल बनाना है, पीड़ितों को न्याय दिलाना है और सबसे जरूरी, कानून की भाषा को इतना आसान बनाना है कि वो आम लोगों की समझ में आ सके। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं यानी सेक्शंस हैं। अगर तुलना करें तो पुराने आईपीसी में 511 धाराएं थीं। तो ये नया कानून सिर्फ मॉडर्न ही नहीं, बल्कि ज्यादा कॉम्पैक्ट और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड भी है। ये जो 358 धाराएं हैं, इन्हें बहुत ही लॉजिकल तरीके से बांटा गया है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अपराधों को मुख्य रूप से 5 कैटेगरीज में रखा गया है। राज्य के खिलाफ अपराध, इंसानी शरीर के खिलाफ अपराध, प्रॉपर्टी के खिलाफ, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, और आज के दौर के सबसे बड़े अपराध, धोखाधड़ी और साइबर क्राइम। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर और देखते हैं कि इस नए कानून में वो कौन से बड़े और असरदार बदलाव हैं जो सच में न्याय देने के तरीके को बदल सकते हैं। ये नया कानून 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, आसान भाषा। दूसरा, महिलाओं और बच्चों के लिए पहले से ज्यादा सख्त सुरक्षा। तीसरा, आज के जमाने के अपराधों को इसमें शामिल करना। और चौथा, डिजिटल सबूतों को कानूनी मान्यता देना। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। आतंकवाद, भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा यानी मॉब लिंचिंग, और साइबर क्राइम, ये ऐसे जुर्म थे जो पुराने आईपीसी में सीधे सीधे डिफाइन नहीं किए गए थे। अब बीएनएस में इन्हें साफ साफ अपराध की कैटेगरी में रखा गया है और इनकी एक स्पष्ट परिभाषा दी गई है। तो अब देखते हैं कि ये बदलाव जमीनी स्तर पर असल में दिखता कैसा है। चलिए पुराने और नए कानून का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देती है। जो अपराध पहले आईपीसी की अलग अलग धाराओं में थे, अब बीएनएस में उन्हें नए नंबर दिए गए हैं। जैसे हत्या के लिए अब 302 की जगह सेक्शन 101 है और धोखाधड़ी के लिए 420 की जगह सेक्शन 318। अपराध वही हैं, बस उनका कानूनी पता बदल गया है और सब कुछ ज्यादा व्यवस्थित हो गया है। एक बहुत बड़ा और चर्चित बदलाव राजद्रोह कानून से जुड़ा है। आईपीसी की धारा 124A, जिसे सेडिशन या राजद्रोह कहते थे, उसे अब हटा दिया गया है। इसकी जगह अब देश की संप्रभुता के खिलाफ काम के तौर पर एक नई और ज्यादा स्पष्ट परिभाषा दी गई है। ये एक अहम कदम है, क्योंकि पुराने राजद्रोह कानून की हमेशा ये आलोचना होती थी कि इसका इस्तेमाल सरकार की आलोचना को दबाने के लिए किया जाता था। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? ये जो बड़ा कानूनी सुधार हुआ है, इसका भविष्य के लिए क्या मतलब है? इस एक वाक्य में ही इस पूरे बदलाव का सार छिपा है।
ये एक ऐसी कोशिश है कि एक ऐसा कानून हो जो औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर आज के मॉडर्न भारत की हकीकत और चुनौतियों का सामना कर सके। और आखिर में ये एक अहम सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या ये नया और आधुनिक कानून सच में न्याय को आम लोगों के लिए ज्यादा आसान और सुलभ बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।